सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले तो ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में साहित्य अकादमी ने पहली बार एक लिथुआनियाई उपन्यास है उसका हिंदी में अनुवाद जारी किया है। उस उपन्यास का नाम क्या है? तो आंसर होगा द लास्ट डे। तो ये नॉवल का नाम है द लास्ट डे और इसके लेखक हैं, उनका नाम है जारोस्लाव मेलनिकस। ये लिथुआनियाई लेखक है, लिथुआनिया देश की लेखक है। और अभी संस्कृति मंत्रालय के अधीन साहित्य अकादमी ने इसका हिंदी में अनुवाद जारी किया है और उसका नाम दिया अंतिम दिन। और इस तरह से आप कह सकते हो ये पहला लिथुआनियाई उपन्यास है जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ है। अच्छा, ये अनुवाद किसने किया, ट्रांसलेटर कौन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर पूनम तिवारी हैं जिन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। अच्छा, ये अनुवाद करने से क्या होगा? तो इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक साहित्य भारतीय पाठकों के और करीब आएगा। इससे हम दुनिया के जो साहित्य है उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो याद रखना। बाकी साहित्य अकादमी की अगर बात करते हैं, इसकी स्थापना होती है 1954 में। इसके अध्यक्ष है माधव कौशिक। और आपको याद है 2024 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो दिया गया था गगन गिल को उनके उपन्यास में आई जब बाहर के लिए। और अंग्रेजी का मिला था स्टर्लिन किरे को उनके नॉवल स्पिरिट नाइट के लिए। और आप कह सकते हो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया था कुमार मंगलम बिरला को। मधुसूदन साई को मानवीय प्रयासों के लिए फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान मिला था जिसे कहते हैं कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। 72वां मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन ये हैदराबाद में हुआ था और इसमें प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार दिया गया था सोनू सूद को। जबकि इस बार की मिस वर्ल्ड विजेता कौन रही थी? ओपल सुचेता थाईलैंड से हैं। 2025 यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया ला प्रेंस को। निकारागुआ का 100 साल पुराना अखबार है। वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बने थे भुवन रेभु। USISPF मतलब यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 दिया गया कुमार मंगलम बिरला को। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 दिया गया मारियांगेला हुंगरिया को, ब्राजील से हैं। 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया बानू मुश्ताक को, भारतीय लेखिका हैं। और इनके नॉवल हार्ट लैम्प को मिला था जो कि मूल रूप से कन्नड़ भाषा का है। यह अवार्ड जीतने वाली ये पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक है। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था दीपा भास्ती ने। ठीक है, और जो आज हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें लिथुआनिया जो उपन्यास है द लास्ट डे उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था डॉक्टर पूनम तिवारी ने, वो भी जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा भारत ने। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इसका भी 13वां एडिशन हुआ था। 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक चला। होस्ट किया भारत और श्रीलंका ने। फाइनल अभी हुआ था डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम नवी मुंबई में और इसको जीत लिया फाइनली भारत ने। भारत का ये पहला टाइटल है। 13 एडिशन में 13 संस्करणों में से ये हमारा पहला खिताब है। तो प्रश्न हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, छाप लेना। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए लेकिन पूछा जरूर जाएगा। जैसे कि किसने जीता, फाइनल कहाँ पर हुआ था, कौन सा एडिशन था, भारत ने फाइनल में किसको हराया? तो साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हमने इसको हराया है। नोट करना, भारत ने इस बार इसको चौथी बार होस्ट किया है। इससे पहले भी हम 3 बार इसको होस्ट कर चुके हैं, 1978, 1997 और 2013 में। इस बार हमने होस्ट भी किया है और जीत भी लिया है। वैसे भारत इससे पहले 2 बार उप विजेता रनर अप भी रह चुका है, 2005 और 2007 में। अच्छा, इस बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या प्लेयर ऑफ द सीरीज किन्हें चुना गया? दीप्ति शर्मा को। और प्लेयर ऑफ द फाइनल चुना गया था शेफाली वर्मा को। पहला जो महिला विश्व कप था ना वो 1973 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। उसको इंग्लैंड ने ही जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और अभी आखिरी वाला यानी कि लेटेस्ट जो हम देख रहे हैं 13वां एडिशन 2025 में हुआ भारत में, भारत ने जीत लिया, साउथ अफ्रीका को हराया है। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। एक तो ये याद रखेंगे अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ था, तीसरा एडिशन हुआ था 2025 में। इसको मुंबई इंडियंस ने जीता दिल्ली कैपिटल को हरा के। वहीं आईपीएल 2025 की बात करें, 18वां एडिशन हुआ था, इसको आरसीबी ने जीता था, तो इसने पंजाब किंग्स को हराया था। इसके अलावा याद रखना
अभी जो तीसरा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था लॉर्ड्स लंदन में, उसको साउथ अफ्रीका ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराया। और 10वां आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में होगा इंग्लैंड में। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी आई थी, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी स्मृति मंधाना। टेस्ट क्रिकेट में लागू किए गए स्टॉप क्लॉक नियम के अनुसार नया ओवर कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? 60 सेकंड। महिला T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय गेंदबाज बनी थी राधा यादव। 84 पारियों में इन्होंने ये कारनामा किया था। ये दूसरी है, तो पहली कौन है? दीप्ति शर्मा। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए सीईओ बने अभी संजोग गुप्ता, इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं। नवा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान और यूएई में हुआ था, भारत ने जीत लिया, न्यूजीलैंड को हराया। अब 2029 में जो ये होगा 10वां एडिशन, उसको भारत होस्ट करेगा। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फिडे शतरंज ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। तो भारत के महान शतरंज खिलाड़ी के सम्मान में फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद के नाम पर रख दिया गया है। विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी बोलेंगे। और आपको बताया 2025 में ये जो फिडे चेस वर्ल्ड कप है, ये कहाँ पे हो रहा है? भारत में हो रहा है। भारत इसको होस्ट कर रहा है। भारत में भी कहाँ? गोवा में। अभी 31 अक्टूबर को ये शुरू हो चुका है, 27 नवंबर तक ये चलेगा। बाकी विश्वनाथन आनंद की बात करें तो इन्हें मद्रास के टाइगर के नाम से भी मशहूर हैं। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी मशहूर हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर, और इन्होंने ही सबसे पहले 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। 5 बार के ये विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। तो इनके बारे में भी इतनी बातें आप याद रखना। एक पॉइंट याद रखना, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नितिन नारंग है। इस बार भारत में हो रहा है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और आपको बता दूं कि भारत में जो इससे पहले शतरंज विश्व कप हुआ था, वो 2002 में हुआ था। और भारत में भी कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में। और उसको जीता था विश्वनाथन आनंद ने ही। और जो इसका लास्ट एडिशन हुआ था 2023 में हुआ था, बाकू अजरबैजान में। उसको मैग्नस कार्लसन ने जीता था, जो नॉर्वे के प्लेयर हैं। और उसमें उप विजेता रहे थे आर प्रज्ञानानंद। बाकी पूरे विश्व में चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो फिडे है, जिसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924। 20 जुलाई को ही इसीलिए हम वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर हो गया लुजेन, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। तो यहाँ पे भी विश्वनाथन आनंद का नाम आ गया। तो सारे पॉइंट इनसे संबंधित मैंने आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2025 के तहत यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी शहर के रूप में मान्यता दी गई? तो आंसर होगा लखनऊ। तो अभी यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया है। ये सम्मान लखनऊ की सदियों पुरानी व्यंजन कला परंपरा, अवधी व्यंजन शैली और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देती है। अभी उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को का 43वां सम्मेलन हुआ था, वहीं पर यह घोषणा की गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करना, जैसे कि वर्तमान में अब हम देखेंगे तो भारत के 9 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। पूरी लिस्ट आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2015 में दो भारतीय शहरों को चुना गया था, जयपुर और वाराणसी को। और अभी लास्ट में बात करें तो 2023 में भी 2 शहरों को चुना गया था भारत से, ग्वालियर और कोझिकोड को। और अभी 2025 में एक शहर को चुना गया, वो है लखनऊ को। और इस तरह से आप देख सकते हो कि अब हैदराबाद और लखनऊ ये भारत के 2 पाक कला शहर बन गए हैं। और यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। उद्देश्य है ऐसे शहरों को बढ़ावा देना जो सतत शहरी विकास के लिए रणनीतिक तत्वों के रूप में संस्कृति, रचनात्मकता और नवाचार का उपयोग करते हैं। और यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। डायरेक्टर जनरल हैं, अच्छा नए डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं अभी इसके, खालिद एल नानी, ये इजिप्ट से हैं। तो ये नया अपॉइंटमेंट है, ये भी ध्यान में रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा कर दी है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा टेनिस। तो भारत के महान टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना ने अभी टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुके हैं। एक बार 2017 में फ्रेंच ओपन में मिक्स्ड डबल का खिताब उन्होंने जीता था, उनके साथी थे उनकी
उसमें साथी थी गैब्रिएला डाब्रोवस्की, और 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल का खिताब जीता था, उस समय उनके साथी थे मैथ्यू एब्डेन। वे वैसे 5 बार ग्रैंड स्लैम फाइनल तक पहुंच भी चुके हैं। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हैं एसाम उल हक कुरैशी, उनके साथ भी जोड़ी बनाई थी जो कि इंडो पाक एक्सप्रेस के नाम से मशहूर थी, और उनके इस सहयोग ने खेल से परे जाकर शांति और एकता का संदेश दिया, और दोनों की जोड़ी 2010 के यूएस ओपन के फाइनल तक भी पहुंची थी। तो रोहन बोपन्ना इनका नाम है, जिन्होंने अभी अपने खेल से यानी कि टेनिस से संन्यास ले लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ भारतीय खिलाड़ी बता रहा हूँ जिन्होंने इस साल अपने अपने खेलों से रिटायरमेंट लिया 2025 में। पूरे भारतीय खिलाड़ी आपके सामने हैं। देखो, अचंता शरत कमल टेबल टेनिस प्लेयर थे, संन्यास ले लिया। मनोज कुमार बॉक्सर थे, संन्यास ले लिया। अच्छा, ये सिमोना हालेप मैंने नाम रख दिया, विदेशी नाम है तो, लेकिन इनका संबंध भी टेनिस से है तो मैंने इनका नाम रख दिया। रोमानिया की टेनिस प्लेयर है, संन्यास ले लिया। और बी सुमित रेड्डी, इनका संबंध बैडमिंटन से है। ये नाम मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इनके नाम न्यूज में रहे, इन सभी ने संन्यास लिया, तो इनके नाम याद रखना कि इनका संबंध किस खेल से है। जैसे कि बी सुमित रेड्डी बैडमिंटन प्लेयर थे, वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर, रोहित शर्मा विराट कोहली आप जानते ही हो, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। ललित उपाध्याय हॉकी प्लेयर थे। अदिति चौहान भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर थी, संन्यास लिया। चेतेश्वर पुजारा क्रिकेटर, गौहर सुल्तान ये भी क्रिकेटर थी, संन्यास ले लिया। और अमित मिश्रा ने भी अभी सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, ये भी क्रिकेटर थे। बाकी वैसे टेनिस की यहाँ पे बात हो रही है, रोहन बोपन्ना ये तो टेनिस प्लेयर थे। तो टेनिस से 4 ग्रैंड स्लैम जो साल में होते हैं वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। देखो, सबसे पहले हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें मेन सिंगल का टाइटल जेनिक सिनर ने जीता, इटली के प्लेयर है। और वुमेन सिंगल मेडिसन कीज ने जीता, अमेरिकी प्लेयर है। फ्रेंच ओपन मेंस प्लेयर जीता कार्लोस अल्काराज ने, स्पेन के प्लेयर है। वुमेन ओपन कोको गॉफ ने जीता, अमेरिकी प्लेयर है। विंबलडन ओपन इसमें मेंस प्लेयर जीता था, मेन सिंगल जीता था जेनिक सिनर ने, इटली के प्लेयर है। और वुमेन सिंगल जीता इगा स्विटेक ने, पोलैंड की है। यूएस ओपन वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता, बेलारूस की हैं। और मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, स्पेन के प्लेयर है। ठीक है, तो ये चारों ग्रैंड स्लैम भी हमने रिवाइज कर लिए। कई बार स्टैटिक आ जाता है कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे होता है, तो बड़ा सिंपल है, पहला और आखिरी वाला। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है, और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है। ठीक है, ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में भारत ने किस देश में स्थित आयनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया? तो आंसर होगा ताजिकिस्तान। देखो, ताजिकिस्तान में हमारे 2 एयरबेस, पहला था फारखोर में, दूसरा ये आयनी में। तो फारखोर वाला आप कह सकते हो ये भारत का पहला विदेशी सैन्य अड्डा था। मतलब भारत की सीमा के बाहर जो हमने कहीं पर हमारा जो सैन्य अड्डा खोला या स्थापित किया वो यहीं पर किया था, वो फारखोर ही था। वैसे इसे 2008 में हमने बंद कर दिया था, लेकिन था तो पहला कहीं से। फिर इसको बंद करने के बाद भारत ने ताजिकिस्तान में ही आयनी एयरबेस विकसित किया था, जो कि भारत का दूसरा विदेशी सैन्य ठिकाना था। इसे गिसार एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है, पर अब इसे भी भारत बंद कर रहा है, मतलब भारत इसमें अपना परिचालन बंद कर रहा है। अब यह है ताजिकिस्तान में। तो ये रहा मैप में ताजिकिस्तान, एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसकी कैपिटल होती है दुशानबे। करेंसी हो जी गई इसकी ताजिकिस्तानी सोमानी, राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन। और आपको याद होगा ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 हुआ था यहीं पर दुशानबे ताजिकिस्तान में ही। तो ये आप ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में दूरसंचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजना को कहां लॉन्च किया? तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी मध्य प्रदेश, यूपी और आंध्र प्रदेश में। तो अभी दूरसंचार विभाग ने ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब हो गया कि पहले इसे कुछ स्थानों पर शुरू करके देखेंगे, अगर ये सफल रहता है तो फिर पूरे भारत में इसको शुरू किया जाएगा। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है कि भारत नेट के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल और भौतिक सेवाओं का लाभ प्रदान करना। अब ये भारत नेट क्या है? आप कह सकते हो भारत सरकार की एक परियोजना है जिसका उद्देश्य है देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बीएसएनएल के द्वारा लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच आसान करना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस
समृद्ध ग्राम भौतिक सेवाओं के लिए अभी किन किन राज्यों या किन किन स्थानों को चुना गया है? भाई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हमने कहा कुछ स्थानों में इसको शुरू करेंगे, तो वो कुछ स्थान कौन कौन से हैं? एक तो मध्य प्रदेश के आरी और उमरी गांव को चुना गया, उत्तर प्रदेश के चारावाला गांव को, और आंध्र प्रदेश में नरकोदुरु गांव को चुना गया है। ठीक है, पूरी बात आपको समझ में आ गई है क्या, किसने शुरू किया, कहां पर? तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड ने कहा है कि दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण की रक्षा करना। तो ये कैसे काम करेगा? तो राज्य की सीमाओं पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी कि स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे लगेंगे। तो कोई भी वाहन जब राज्य की सीमा में, उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेगा, तो ये कैमरे उसकी नंबर प्लेट की, उस वाहन की नंबर प्लेट की फोटो ले लेंगे। और अगर वो गाड़ी उत्तराखंड की होगी, उत्तराखंड से उसका रजिस्ट्रेशन होगा, तब तो उस पर तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन दूसरे राज्य की अगर वो गाड़ी होगी, तो फिर उस वाहन के मालिक के वॉलेट से ऑटोमेटिक पैसा काट लिया जाएगा। जैसे कि फास्टैग में कटता है जब आप टोल को क्रॉस करते हो, तो उसी तरह से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा। और ये चार्जेस 80 रुपए से लेके 700 रुपए तक हो सकते हैं, अलग अलग व्हीकल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कार में हो, बस में हो, ट्रक में हो, किस तरह से हो। देखो बात उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल देहरादून हो गई, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। अच्छा, इसकी दो कैपिटल है, विंटर कैपिटल है ये देहरादून, तो वैसे समर कैपिटल इसकी होती गैरसैंण। बाकी टिहरी डैम है यहाँ पे, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में, भारत का सबसे ऊंचा डैम है। नेशनल पार्क की बात करें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पे उत्तराखंड में, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क भी, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते। और रामगंगा नदी इसमें से होकर के निकलती है, तो रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। राजा जी टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे। फूलदेई त्योहार है यहाँ पे, मक्कन महोत्सव, अंडूरी है, हरेला उत्सव है। राजकीय पशु हो गया अल्पाइन, कस्तूरी मृग, हिमालयन मोनाल यहाँ का राजकीय पक्षी हो गया। फूल है ब्रह्म कमल, मछली है प्यूटेटोर महशीर। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखोगे तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 ये उत्तराखंड के देहरादून में मनाया गया। देश का पहला साइकेड गार्डन कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हुआ देहरादून उत्तराखंड में। ऑपरेशन कालनेमी ये शुरू किया था यहाँ पे फर्जी संतों के खिलाफ। और एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 इसको भारत ने जीता पहली बार। हुआ कहाँ पे था? देहरादून उत्तराखंड में। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद। और मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया इसने, ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना था। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने 67 या 67 आप बोल दो इसको, वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो आंसर होगा डिक्शनरी.com ने। तो अभी डिक्शनरी.com ने साल 2025 के लिए 67 को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। और ये इतिहास में पहली बार भी है जब किसी संख्या को वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया हो। और यही क्यों? क्योंकि ये अभी इंटरनेट पर जेनजी के बीच बहुत फेमस है, वो इसे एक स्लैंग के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो इसे 67 न बोल करके 67 कहते हैं, 67, जिसका अर्थ वो कहते हैं ठीक ठाक से, औसत बताने के लिए। ओके ओके हाँ कहते, जैसे अपन लोग कहते हैं ना, हाँ ठीक है 19-20 है, 19-20 का फर्क है, बस 19-20 का फर्क है। तो उसी तरह से वो किसी भी चीज को ओके ओके कहने के लिए या ठीक ठाक कहने के लिए 67 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी जेनजीज के बीच में ये बहुत ज्यादा फेमस है। और इसी को अभी डिक्शनरी.com ने 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ये आपको ध्यान रखना है, पहली बार किसी संख्या को चुना गया, तो ध्यान रखना आप थोड़ा सा इसको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी वर्ल्ड वीगन डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 नवंबर को। तो वर्ल्ड वीगन डे हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। और ये दिन शाकाहारी जीवन शैली के लाभों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम है शाकाहार और ग्रह, पशुओं और मानव स्वास्थ्य पर इसके सकारात्मक प्रभाव। और वीगन से आप यूं मत समझना केवल हमें जैसे मांस नहीं खाना, मीट नहीं खाना। इसका मतलब ये हो गया मांस तो छोड़ो, आपको दूध नहीं पीना, घी नहीं खाना, दही नहीं खाना, मतलब जानवरों से जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसका सेवन आपको नहीं करना है, उसका यूज आपको नहीं करना है। जानवरों से बने किसी भी प्रोडक्ट या जानवरों से निकलने वाला कोई भी प्रोडक्ट हो उसका इस्तेमाल नहीं करना, उसी को वीगन कहा जाता है। ये बहुत मुश्किल होता है,
वेजिटेरियन तो फिर भी ठीक है, वेजिटेरियन तो मतलब हो गया कि आपको जानवरों के मांस को नहीं खाना, लेकिन वहाँ पे आप दूध खा सकते हो, क्रीम खा सकते हो, वो प्रोडक्ट भी तो जानवरों से ही आ रहा है। तो अगर वो चीज़ हो रही है तो उसे वेजिटेरियन कहते हैं, और वीगन मुश्किल होता है। वैसे वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी हम मनाते हैं, वो 1 अक्टूबर को होता है। तो ये नवंबर का पहला दिवस है, इसको ध्यान में रखना। बाकी 2 नवंबर का जो वीडियो है, कल मैंने इवनिंग में अपलोड कर दिया था, मॉर्निंग में अपलोड नहीं हो पाया था, कारण मैंने आपको मॉर्निंग में अपडेट ही कर दिया था टेलीग्राम पे भी और कम्युनिटी पोस्ट पे भी कि इवनिंग में वीडियो आएगा, मॉर्निंग में नहीं आ पाएगा। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था अमेजोन फेस परियोजना ये कहां पर शुरू हुई, तो आंसर होगा ब्राजील। फिर पूछा महिला सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई, केरल। क्लेम पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, कोयला व खान मंत्रालय। भारतीय सेना के लिए पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो किसके द्वारा विकसित किया गया, डीआरडीओ। और मध्य प्रदेश में चीतों के पुनर्वास के लिए तीसरी साइट के रूप में किस अभ्यारण्य को चुना गया, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महिला वनडे इतिहास में सर्वाधिक सफल चेस का रिकॉर्ड भारत ने किस टीम के खिलाफ बनाया था, ऑस्ट्रेलिया। हमने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और मैनुअल फ्रेडरिक का निधन हो गया, उनका संबंध है किस खेल से, हॉकी। और 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया, 8। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में कृषि और ऊर्जाकरण के लिए $460 मिलियन ऋण को मंजूरी दी, महाराष्ट्र। और आखिरी प्रश्न था कि भारत के भी 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए, इलम पर्थी AR इनका नाम है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो आंसर होगा 130वें स्थान पे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।